ध्यान दो। सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच 2 मार्क कंफर्म करने का। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्कोरिंग कुछ हद तक पॉसिबल नहीं है, बट कब, अगर आप कुछ भी उठा के करते हो। अगर आप पेपर पैटर्न को एनालाइज करके सिस्टमैटिक तरीके से करोगे तो आपके लिए वो स्कोरिंग हो जाएगा। और इंग्लिश में हर एक चीज जो मैं कराऊंगा इस हफ्ते में वो 101% आपको यूजफुल रहेगा। बस आपको घर पे आके क्या करना है, वही चीजों को रिवाइज करना है। ठीक है, तुमने कभी रिवीजन का स्पेलिंग पढ़ा है क्या? बार बार यही तो बोलते हैं ना, रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट इसके अंदर 2 वर्ड है, विजन और रिवीजन। पहले सेट करना पड़ता है कि मुझे करना क्या है। पहला टारगेट है, पहला सिलेबस कंप्लीशन। जैसे सिलेबस कंप्लीट होता है तो पहला टारगेट है कंप्लीशन करना। विजन मेरा क्या है, कंप्लीट करना। एंड बाद में फिर से आने का, फिर से कंप्लीट करने का, फिर से आने का, फिर से कंप्लीट करने का। तो मैंने जो भी पढ़ा दिया घर पे आने का उसको वापस से रिवीजन। और पूरा दिन तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं है, ना रिसर्च करना है, ना पढ़ ढूंढना है, कुछ नहीं। मैं सब रेडी करके दे रहा हूँ। सिर्फ घर पे आके क्या करना है, वही पीडीएफ को अच्छे से गो थ्रू करना है। और एक सेंटेंस में कितने फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है वो भी आपको एग्जाम में लिखना कितना है, 1। अपन पूरे पोएट्री के अंदर देखिए कौन कौन से लाइन में कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। मतलब कुछ भी पूछने दो, आपका फेवरेट वाला भी और आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से भी कर लेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच चालू करते हैं। माय डियर, आपको पता है कितने फिगर ऑफ स्पीच होता है? सबसे पहला, सबसे फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच क्या है स्टूडेंट का? सिमिली। सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच क्या है? सिमिली। व्हाट इज सिमिली? There is a comparison between two objects. There is a comparison between two objects. Now try to understand. ध्यान से सुनना। जब मैं फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूं ना, तो इसका मतलब समझते हैं हम सिर्फ और सिर्फ पोएट के बारे में पढ़े, पोएट्री के बारे में पढ़ते। जैसे राम इज बेटर देन श्याम, राम इज बेटर देन श्याम, ये सेंटेंस है। इसमें राम और श्याम में डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच नहीं बोलेंगे इसको। फिगर ऑफ स्पीच कब होता है? जब पोएट्री आती है, पोएम आती है। बिना पोएम के, बिना पोएट्री के फिगर ऑफ स्पीच लगाना व्यर्थ है। तो इसीलिए सिमिली के अंदर कहा जाता है इट इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन। कौन सा कंपैरिजन सर? डायरेक्ट कंपैरिजन यूजिंग एज, लाइक एंड सो। एज, लाइक और सो। जब किसी भी सेंटेंस में एज, लाइक और सो आ गया, समझ जाना वो क्या है, सिमिली। ठीक है। दूसरा होता है बेटा मेटाफर। सुना है क्या नाम? क्या होता है सर? इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। बट यहाँ पे कौन सा कंपैरिजन होगा सर? इनडायरेक्ट कंपैरिजन। इनडायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग। कौन सा? विदाउट यूजिंग। Without using as, like और so। प्रॉब्लम है क्या? Now try to understand। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है मैं आप लोगों की तारीफ करूं, लेकिन चेहरा देख के करता नहीं मन। तो मैं घर पे क्या, मेरी बीवी को अभी रोमांटिक डे आ रहा है ना, कल ही है ना वैलेंटाइन डे। बता दो वैलेंटाइन डे नाम की कोई चीज नहीं होती, मेरी बीवी का बर्थडे उस दिन आता है। पार्टी आर्टी कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई मांगना वांगना नहीं। अब आज रात 12 बजे मैं उसको प्रपोज करूंगा आज वैलेंटाइन डे, विल यू बी माय वैलेंटाइन। समझ आएगी मतलब इंसान। तो मैंने मेरी वाइफ को कहा यू आर लुकिंग क्वीन फॉर मी, यू आर लुकिंग क्वीन फॉर मी, यू आर लुकिंग क्वीन फॉर मी। ठीक है, या यू आर लुकिंग लाइक अ क्वीन फॉर मी, या तुम मेरे लिए रानी जैसी दिखती हो, रानी जैसी। और दूसरे तरह क्या होता है, यू आर क्वीन फॉर मी। 2 सेंटेंस बोला मैंने। पहला सेंटेंस क्या बोला?
are looking like a queen. तुम मुझे रानी जैसी दिखती हो. और सेकेंड सेंटेंस मैंने क्या बोला? यू आर क्वीन फॉर मी. तुम मेरे लिए क्या हो? रानी हो. ठीक है. अब पहले वाले सेंटेंस में मैंने क्या किया? लाइक इस्तेमाल किया. मतलब मैंने मेरी बीवी को किसके साथ कंपेयर किया सर? क्वीन के साथ. लेकिन कंपैरिजन में क्या इस्तेमाल किया? और दूसरे में मैंने बोला तुम मेरे लिए रानी ही हो. ठीक है. सुना कि नहीं? रानी, कहानी, जवानी. वैसे तो पहले वाले में लाइक आ गया, दूसरे वाले में लाइक आया क्या? नहीं. तो पहला वाला एग्जांपल कौन से इसमें बैठता है? सिमिली. और सेकंड वाले में क्या बैठता है? मेटाफर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. समझ में आ रही बात? तो सिमिली और मेटाफर में क्या फर्क समझ में आया? हम कंपैरिजन करते हैं विद यूजिंग एज, लाइक और सो. यू आर सो ब्यूटीफुल. ठीक है. आप बहुत खूबसूरत हो. तो यहाँ पे खूबसूरती को किसी के साथ कंपैरिजन शायद असम्पशन में किया हो, बट सोल्ड वर्ड का इस्तेमाल हुआ है. इसका मतलब क्या हो गया? सिमिली. एंड यू आर ब्यूटीफुल. समझा? ऐसा बोल सकते हैं. बट ये दिस इज अ सेंटेंस. हम पोएटिक डिवाइस की बात करेंगे. क्लियर है क्या? नाउ कम टू नेक्स्ट वाला पार्ट. ठीक है. पहला सिमिली होगा, दूसरा मेटाफर. तीसरा इंपॉर्टेंट. तीन और दो चीजें आपके लिए और फेवरेट बताता हूँ. पहला एलिट्रेशन. सर इसके बिना तो मेरा दिल नहीं लगता. और एक होता है आपका रेपिटेशन. सुना है क्या वर्ड? बेटा एलिट्रेशन में क्या होता है पता है किसी को? द वर्ड ऑफ अल्फाबेट रिपीटेड. क्या वर्ड क्या रिपीट होता है? अल्फाबेट. ए फॉर एलिट्रेशन, ए फॉर अल्फाबेट. साउंड ऑफ एस, साउंड ऑफ टी, साउंड ऑफ आर, कुछ भी किसी भी सेंटेंस में अगर कोई अल्फाबेट सेंटेंस में वर्ड नहीं बोला, अल्फाबेट बोला, तो अगर अल्फाबेट रिपीट होता तो क्या आएगा? एलिट्रेशन. क्या आएगा? एलिट्रेशन. अल्फाबेट गेट्स रिपीटेड. क्या रिपीट हो रहा है सर? अल्फाबेट. जिसको हम साउंड बोलेंगे. क्या बोलेंगे? साउंड. साउंड मतलब वो साउंड नहीं. साउंड ऑफ एस है ना. राजू इज गोइंग टू द मार्केट. ठीक है. तो राजू में र आवाज आ रहा है, मार्केट में म आवाज आ रहा है ना. वैसे अगर किसी सेंटेंस जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं चंदू के चाचा, चंदू की चाची बोल च रिपीट हो रहा है. दिस इज एलिट्रेशन. बट चंदू बार बार रिपीट हो रहा है तो वो कहा गया? रेपिटेशन. वर्ड. यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे सर? वर्ड्स गेट रिपीटेड. वर्ड्स रिपीटेशन. सुनो बात समझ में आ रही है? एलिट्रेशन. और एक और होता है जिसके अंदर पूरा का पूरा सेंटेंस ही रिपीट हो रहा है. उसको बोलते हैं रिफ्रेन. क्या बोलते हैं सर? होल सेंटेंस गेट्स रिपीटेड. पोएट्री तुमने सुना होगा. We shall overcome, we shall overcome. हिंदी में बोले तो हम होंगे कामयाब, है ना. सुना है? उसमें देखो we shall overcome बार बार आता है. दिस इज रिफ्रेन. जब आप एक पोएट्री के अंदर कोई एक सेंटेंस है जो बार बार आ रहा है, we are not talking about word, we are not talking about alphabet, we are talking about whole sentence. पूरा सेंटेंस बार बार आ रहा है तो पूरे सेंटेंस को क्या बोलेंगे? रिफ्रेन. जब पूरा सेंटेंस बार बार आता है उसको बोलते हैं रिफ्रेन. क्लियर है क्या? पक्का है क्या? नेक्स्ट क्लाइमेक्स और एक होता है एंटी क्लाइमेक्स. क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स. अब इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा इवेंट्स. क्या समझना पड़ेगा? इवेंट्स. किसी भी पोएम के अंदर 3 इवेंट दिए रहेंगे. कितने इवेंट? एक नहीं, दो नहीं, कितने? 4 भी नहीं, 3 ही दिए रहेंगे. कितने इवेंट? 3 इवेंट. और अगर वो इवेंट असेंडिंग ऑर्डर में, कौन सा ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर. समझ में आता है बेटा? क्या ऑर्गेनाइज्ड वे में है.
पहला फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप असेंडिंग ऑर्डर। सेकंड होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर कोई इवेंट असेंडिंग ऑर्डर में तो क्लाइमैक्स, डिसेंडिंग ऑर्डर में तो जैसे एक एग्जांपल देता हूं, वी रीच्ड come and enjoy the party। पहले हम लोग क्या किया? पहुंचे, रिलैक्स किया, और बाद में पार्टी को क्या किया? एंजॉय। तीन इवेंट, एक इवेंट, दो इवेंट, तीन इवेंट, तीन इवेंट ही आएगा, एक ऐसा नहीं आएगा। और अगर मुझे इससे एंटी क्लाइमेक्स करना होगा तो वी एंजॉयड द पार्टी, काम एंड वी रीच्ड, उल्टा हो जाएगा। जब इन असेंडिंग ऑर्डर में आया, जब असेंडिंग ऑर्डर में आया तो इसका मतलब क्या हो गया? क्लाइमैक्स। और डिसेंडिंग ऑर्डर में आया तो क्या हो गया? एंटी क्लाइमैक्स। जैसे हमारी बर्थ है ना, उसके बाद एडल्टहुड, हमारी एक पोएट्री उसमें है ना, इंडियन वेवर में, एडल्टहुड एंड लास्ट में डेथ। तो बर्थ, एडल्टहुड और डेथ, पहले बच्चा पैदा होगा, बाद में जवान होगा, फिर मरेगा, दिस इज क्लाइमैक्स। और उल्टा करें तो डेथ, एडल्टहुड एंड बर्थ, ये क्या हो गया? एंटी क्लाइमैक्स। तो क्या हो गया? एंटी क्लाइमैक्स। नाउ नेक्स्ट वाला एंटी क्लाइमैक्स हो गया। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। चलो, और कौन सा बोलो? पर्सोनिफिकेशन। नाम खाली बोलते जाना, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? When an object gives given a human quality, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कौन सी क्वालिटी देते हैं? ह्यूमन क्वालिटी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? पर्सोनिफिकेशन। जब ह्यूमन क्वालिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट, ह्यूमन क्वालिटी, जैसे डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, ठीक है, रनिंग हो गया, ये ह्यूमन क्वालिटी जब किसी भी ऑब्जेक्ट को मिलेगा तो क्या बोलेंगे उसको? पर्सोनिफिकेशन। हम लोग इसके एग्जाम्पल्स वगैरह देखेंगे, डोंट वरी, एग्जाम्पल देखेंगे नहीं, डूब जाएंगे, इतने एग्जाम्पल्स है, ठीक है। फिर आ जाओ, हाइपरबोल का नाम सुना है? हाइपरबोल का मतलब होता है बोल बच्चन, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवर स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ओवर स्टेटमेंट। जब किसी भी चीज को, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट को ओवर एग्जैगरेटेड कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, ओवर स्टेटेड कर दिया जाता है, ओवर हाइप्ड कर दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? हाइपरबोल। क्या बोलेंगे? हाइपरबोल, ठीक है। जैसे वो तुम लोगों ने मूवी वगैरह देखते हैं ना, और ये पिक्चर इतनी खतरनाक है ना, हीरो अकेले मिलके ना हजार हजार लोगों को मारता है। असली में आ जाए तो वो हजार लोग अगर पैसा कचोल के भी जाएंगे ना, तो हीरो को उसकी मम्मी आके रस ऐसा निकालेगी, बेटा निकल, बाहर आ, बाहर आ। उसके बाद नेक्स्ट इंटरोगेशन और एक्सक्लेमेशन। ये दो तो याद कर, बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए मेरे को, क्योंकि इसमें सेंटेंस और सिंबल। क्वेश्चन पूछा तो इंटरोगेशन और एक्सक्लेमेटरी, चाहे यानी जब आपका एक्सप्रेशन आता है, चाहे वो कोई भी मूवमेंट हो, एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखा तो एक्सक्लेमेशन, इंटरोगेशन दिखा, क्वेश्चन मार्क दिखा तो इंटरोगेशन। क्लियर है? उसके बाद आ जाओ ओनोमोटोपोइया ले रहा हूं। अन्ना मोटा हो या नहीं रे बेटा, ठीक है। ओनोमोटोपोइया क्या होता है बेटा? इसमें साउंड आता है। क्या आता है सर? साउंड इफेक्ट। जैसे म्याऊ है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का जब साउंड आता है, क्या आता है? साउंड। कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हो, कोई भी अगर पोएट्री अगर रीड करोगे, उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर कोई साउंड रिफ्लेक्ट कर रहा है, साउंड इफेक्ट, तो साउंड इफेक्ट को किससे शो करेंगे हम लोग? ओनोमोटोपोइया के साथ, ठीक है। फिर एक आता है आपका इन्वर्जन करके आता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है मालूम है?
वो एक तुम लोग ने हिंदी वगैरह की कहानी सुनते होगे ना, तुझे देखा तो ऐसा लगा, या तो हम लोग गाना सुनते हैं या कोई भी पोइट्री वगैरह सुनते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला माय माय फ्रेंड, या ऐसा बोलते ना, माय फ्रेंड इज गणेश, गणेश मेरा क्या है, दोस्त है, और उसको मैंने उल्टा कर दिया, गणेश इज माय फ्रेंड, गणेश इज माय फ्रेंड, गणेश इज एन थर्ड पर्सन, इज माय फ्रेंड, और मैं पहले वाले में क्या रहा, माय फ्रेंड इज गणेश, दो अलग अलग सेंटेंस है, दोनों का तात्पर्य क्या है, एक है। पोएट्री सीधी सादी होती नहीं है, सीधा सादा सेंटेंस होता है, जब उस सेंटेंस को तोड़ मरोड़ के उसकी पोएटिक डिवाइस की जाती है, पोएट्री बनाई जाती है, उसको बोलेंगे इन्वर्जन। समझा? एक एग्जाम्पल कोई भी है, कोई एक नॉर्मल सा सेंटेंस दो मेरे को, कोई भी एक नॉर्मल सेंटेंस, कोई एक सेंटेंस, तुम्हारा फेवरेट ही ले लेता हूँ, कल का इवेंट है ना, ये नॉर्मल सेंटेंस है, इसके अंदर सब्जेक्ट पहले आया है, वर्ब बाद में आया, और ये ऑब्जेक्ट बाद में आया है ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ये एक नॉर्मल सेंटेंस का फ्रेमिंग होता है। अगर आप इसको पोएटिक डिवाइस में कन्वर्ट करो, 16:1, अभी इसके आगे आप 2-4 लाइन ऐड कर दोगे फॉर पोएट्री पर्पस ना, कि बोले अच्छा MC स्टैंड है, उसके बाद इधर बैंड स्टैंड आ जाएगा, मतलब पोएटिक डिवाइस में राइमिंग स्कीम करने के लिए करते हैं ना अपन। तुझे देखा तो ऐसा लगा जैसे फूलों का गुलाब जैसे, मेरा एक ख्वाब जैसे, है ना, सुना कि नहीं, वो ख्वाब गुलाब जुलाब ये सब क्या है, पोएटिक इफेक्ट हो गए ना, ये सब राइमिंग वर्ड हो गए ना। तो अब राइमिंग वर्ड के लिए आप क्या करते हो, वर्ड को इधर उधर करते हैं, इंग्लिश में भी वैसे ही होता है। तो वहां पर जब आप नॉर्मल सेंटेंस को पोएट्री में कन्वर्ट करने के लिए जब उसका आप इंटरचेंज करते हो, तो वो बन जाता है इन्वर्जन वाला पार्ट। ठीक है, सेंटेंस यूज्ड एज पोएटिक इफेक्ट, पोएट्री। ठीक है, चेंजिंग इट्स नेचर, उसका नेचर वगैरह पूरा चेंज कर देता अपन, मतलब जैसा लिखना चाहिए था उसके अलावा अपन ने उसको पूरा चेंज कर दिया। क्लियर है क्या? उसके बाद एंटीथेसिस, टोटोलॉजी, हाँ टोटोलॉजी होता है वो। फिर आजा एंटीथेसिस, फिर आजा टोटोलॉजी। एंटीथेसिस मतलब ऑपोजिट आइडियाज, ऑपोजिट वर्ड इन अ सिंगल सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में अगर दो ऑपोजिट वर्ड आ गया, समझ जाना क्या है वो, एंटीथेसिस है। ठीक है, टू ऑपोजिट वर्ड्स, टू ऑपोजिट वर्ड्स, बट उस वर्ड्स को अपन आइडियाज बोलेंगे। ठीक है, राम इज फैट, श्याम इज टॉल, ऑपोजिट वर्ड है क्या? नहीं, तो उसको एंटीथेसिस में डालेंगे क्या? नहीं। क्लियरली ट्राई टू अंडरस्टैंड, दो ऑपोजिट वर्ड होने चाहिए। फैट का स्लिम होता है, तो राम इज फैट, श्याम इज स्लिम, तो एंटीथेसिस लगेगा। राम इज शॉर्ट, श्याम इज टॉल, एंटीथेसिस, शॉर्ट एंड टॉल, टू ऑपोजिट वर्ड्स, तो एंटीथेसिस। टोटोलॉजी में क्या आता है, टू वर्ड्स हैव सेम मीनिंग, दो वर्ड्स लेकिन दोनों की मीनिंग क्या है सर? सेम। वी आर द सेलर ऑफ प्योर अनअडल्टरेटेड मिल्क, ऐसा बोलता है। हम जो दूध बेचते हैं वो शुद्ध और बिना मिलावट का होता है। शुद्ध मतलब बिना मिलावट होता है, बिना मिलावट मतलब शुद्ध होता है। तो प्योर और अनअडल्टरेटेड ये दो वर्ड साथ में लाने का कोई मतलब नहीं है, इसको बोलेंगे टोटोलॉजी। समझा? यस और नो? और कोई सुना है नाम? पैराडॉक्स में क्या होता है? हाँ हाँ, दो आइडियाज होते हैं,
बट वो दो आइडियाज आपस में एक दूसरे से मेल नहीं खाते। पैराडॉक्स में क्या होता है, आइडियाज होते हैं, दो आइडियाज होते हैं, लेकिन ये दो आइडियाज एक दूसरे से मैच नहीं करते। मतलब डिफरेंट पर्सपेक्ट ऑफ लाइफ बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। किसी भी इवेंट के दो अलग अलग बोलते हैं ना, नजरिए बोलते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आइडियाज, वी आर टॉकिंग अबाउट परसेप्शन। बोर्ड एग्जाम में 10 मिनट पहले पेपर मिलना चाहिए, और एक ने बोला 10 मिनट में पहले पेपर नहीं मिलना चाहिए। जो पहला रूल था कि आपको रीडिंग के लिए 10 मिनट पहले पेपर मिलेगा, अब उसको रिवॉक कर दिया, नहीं मिलेगा, 11 बजे तुमको आंसर पेपर मिलेगा। तो कुछ लोग एग्री हो गए, कुछ लोग डिसएग्री। इट इज कॉल्ड एज पैराडॉक्स। ठीक है, परसेप्शन ऑफ टू ऑपोजिट परसेप्शन बोल सकते हैं इसको। मेरे हिसाब से 15-16 भी किया ना तो भी सफिशिएंट हो जाता है। इसका सिंबल है, ऐसा करोगे तो 70-80 निकलेगा। बट 12वीं के लेवल तक नॉर्मली आप लोग देखना इसके आसपास ही घूमेगा ज्यादातर फिगर ऑफ स्पीच। कुछ नया आया तो वी विल गोइंग टू डिस्कस दैट ऑल। ठीक है, सिंबल है वगैरह वगैरह आया तो अपन देखेंगे। ठीक है, बेसिक चीज समझ में आ गया। अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2.1 से। ठीक है, 2.1 क्या है, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। फर्स्ट पोयम दिख रहा है। पहला सेंटेंस, अ फूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द, ठीक है, ओपन रोड। क्या दिया है, अ फूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। अब इसमें दो फिगर ऑफ स्पीच लगाना है, तो इसमें कितने फिगर ऑफ स्पीच आएंगे। A foot and light hearted I take it to the open road। तुमने अगर ये पोएम पढ़ा होगा तो तुमको पता चलेगा कि सर ये पोएम है ना, ये किससे रिलेटेड है पता है ना, सॉन्ग ऑफ ओपन रोड। इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन योर लाइफ। जहां जहां पे रोड की बात कर रहे हैं वहां पर किसकी बातें होगी सर, लाइफ। समझा, जहां जहां पर रोड होगा इसका मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, लाइफ। तो इसका मतलब यहाँ पे रोड आ गया। तो कैन वी से रोड इज कंपैरिजन विद द लाइफ। रोड का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है सर, जर्नी ऑफ द लाइफ के साथ हो रहा है। इसका मतलब वो क्या हो गया सर, मेटाफर। बट ना तो इसमें इज आया, एज आया, लाइक आया, ना सो आया, तो इसको हम लोग मेटाफर बोल सकते हैं क्या, यस। अगर आप सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड पढ़ोगे तो आपको समझेगा। ठीक है, सेकेंड आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्यों बोला है, देखो यहां पर आई क्या तेरा सब्जेक्ट है, टेक तेरा क्या वर्ब है। नॉर्मली आइडियली हमारा होना क्या चाहिए, सब्जेक्ट पहले होता है बाद में वर्ब होता है, इसलिए इसको इन्वर्जन। द वर्ड्स आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर एंड द ऑर्डर इज आई टेक टू द ओपन रोड अ फूट लाइट हार्टेड। आई सब्जेक्ट है, टेक आपका वर्ब है, उसके बाद आपका अदर वर्ड्स आ गया एंड बाकी का रिमेनिंग थिंग्स विल बी अपार्टेड। ठीक है, अदर वर्ड्स एंड ऑब्जेक्ट वाला पार्ट। तो यहां पर इसको हम लोगों ने क्या बोला सर, इन्वर्जन बोला। क्यों इन्वर्जन, मैंने पहले ही बताया। क्या बताया मैंने, कि सेंटेंस को पोएटिक डिवाइस के लिए हम लोग क्या करेंगे, तोड़ मोड़ोगे। लेकिन अपना मेन सेंटेंस कैसे होता है, पहला सब्जेक्ट होना चाहिए, बाद में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, ऐसा होना चाहिए। क्लियर है। हेल्दी फ्री एंड वर्ल्ड बिफोर मी। क्या बोला है, हेल्दी वर्ल्ड बिफोर मी। क्या हो गया, देखो 99% है ना पोएट में है ना इन्वर्जन लग सकता है। क्यों मालूम है, क्योंकि पोएटिक डिवाइस को चेंज ही इसलिए किया जाता है। सेंटेंस में अगर मैं क्लियरली सेंटेंस बोलता हूँ, पोएट्री कहाँ रही। बट हर जगह पे इन्वर्जन लिखना भी सही नहीं होता है, क्योंकि उसमें अदर एक्सपेक्ट किया जाता है। द वर्ड्स आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर, द ऑर्डर इज द हेल्दी एंड द फ्री वर्ल्ड बिफोर मी। यहाँ पर क्या था, हेल्दी फ्री एंड द वर्ल्ड बिफोर मी। एक्चुअली क्या होना चाहिए, द हेल्दी एंड फ्री। क्लियर है क्या। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेरेवर आई चूज। अब आपका फेवरेट आ गया सर, क्या मालूम है, एलिट्रेशन। सर कैसे, ब्राउन का बी, बिफोर का बी आया ना, बी रिपीट हो रहा है, लॉन्ग का एल, लीडिंग का एल, ये भी रिपीट हो रहा है। तो सर एलिट्रेशन लिखा चलेगा क्या, हाँ। देखो एक सेंटेंस में 3 बता रहा हूं, तीनों याद रखना जरूरी नहीं है, एक भी हुआ तो भी अपना काम हो गया। जब से पहले क्या फोकस करने का, एलिट्रेशन, रिपीटेशन। लग रहा है क्या, मैं तो सिखा रहा हूं ना, मैं तो मेरा काम कर रहा हूं ना।
बट मुझे तुम्हारे पर्सपेक्टिव से भी तो देखना पड़ेगा तुमको समझा कि नहीं समझा। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में से क्या देखने का है, एलिट्रेशन रिपीटेशन। आ गया तो 2 नंबर जेब में, समझा। उसके बाद एलिट्रेशन रिपीटेशन के अलावा आया तो सोचेंगे। पहला अपना काम सिंपल में होना चाहिए, बाद में थोड़ा मगजमारी, फिर नहीं हुआ तो फिर एज लाइक सो ढूंढने का, मिल गया तो सिमिली, नहीं मिला तो रुकने का, फिर सोचने का बाकी क्या उसमें और क्या आएगा। मतलब पहला सबसे वाला हर बच्चा क्या सोचता है, एलिट्रेशन और रिपीटेशन में काम हो रहा है क्या अपना। दूसरा है बेटा सिंबल। द ब्राउन पाथ इज यूज एज अ सिंबल ऑफ द रोड, यानी ब्राउन पाथ को हम किसके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, रोड। सिंबल, सिंबल मतलब सिंबल समझता है, सिंबल एक फिगर ऑफ स्पीच है। सिंबल में हम जरिया बताते हैं, जैसे वी आर यूजिंग पाम टैब। पाम टैब को मतलब बोलते हैं मोबाइल, तो पाम टैब इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ मोबाइल या इज अ सिंबल ऑफ मोबाइल, है ना। तो यहां पे जब हम लोग सिंबल बता रहे, तरीका बता रहे, जब मैं स्टेशन पहुंचा, व्हेन वी रीच द स्टेशन, थाउजेंड्स ऑफ हेड्स आर कमिंग। हेड्स मतलब सर आए थे, तो क्या पूरा बॉडी नहीं लाए थे, लाए थे ना। तो हेड्स किसका सिंबल देता है सर, हेड्स पूरी बॉडी का, मतलब हजारों लोग आए थे, हजारों मुंडिया नहीं आई थी, तो हम उसको ऐसा बोल सकते हैं। वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली सिंबल बोल सकते हैं, ठीक है। द लाइफ, फिर पर्सोनिफिकेशन भी हो सकता है। द लाइफलेस थिंग इज ट्रीटेड हियर एज अ ह्यूमन बीइंग, रोड लीडिंग द पर्सन टू वॉक, समझा। यहाँ पे रोड को क्या, रोड को हम लोग ने किसके साथ, वॉकिंग के साथ, इसलिए उसको पर्सोनिफिकेशन में भी डाला है। henceforth I ask not good fortune, I myself am being good fortune। 2 बार आ गया रेपिटेशन, ठीक है। गुड फॉर्च्यून देखो 2 बार आ गया, आई 2 बार आया, गुड फॉर्च्यून 2 बार आया, तो इसको क्या बोलेंगे सर, रेपिटेशन। क्लियर है क्या। henceforth I whimper no more, postpone no more and need nothing। no more, एक तो रेपिटेशन हो गया, मतलब अपना काम सिंपल में हो सकता है। दूसरा क्या बोल सकते हैं, henceforth I whimper, postpone और नीड नथिंग। कितने इवेंट्स है सर, 3। विम्पर, पोस्टपोन, नीड नथिंग। विम्पर, पोस्टपोन, नीड नथिंग, क्या बोलेंगे उसको, क्लाइमैक्स। क्या बोलेंगे, क्लाइमैक्स। देयर आर 3 इवेंट्स अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। कितने इवेंट्स है सर, 3 इवेंट है, वो भी कौन सा ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर है क्या। देखो 1 मार्क आपको मिलता है आइडेंटिफिकेशन पर और 1 मार्क मिलता है आपको सेंटेंस लिखने पर, ठीक है। डन विद द इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, फिर क्वेरल्स एंड क्रिटिसिज्म्स। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कौन सा वर्ड्स आ रहा है, हाँ, डन विद द इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्वेरल्स एंड क्रिटिसिज्म्स। बताओ, सी, क्रिटिसिज्म का सी, कंप्लेंट का सी, 2 बार आ गया तो एलिट्रेशन बोल सकते हैं क्या। दूसरा, इसके अंदर इंडोर कंप्लेंट्स 1 लाइन हो गया, लाइब्रेरीज दूसरा और ये तीसरा। देयर आर 3 इवेंट्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर, क्या बोल सकते हैं, क्लाइमैक्स भी बोल सकते हैं। क्लियर है क्या। और थर्ड, क्वेरल्स और क्रिटिसिज्म दोनों का मतलब क्या होता है, सेम, तो टोटोलॉजी भी बोल सकते हैं। यानी एक ही सेंटेंस में 2-3 निकला तो भी चलता है, लेकिन अपने को लिखना क्या है, एक ही। हाँ क्या हुआ, ज़्यादातर असेंडिंग ही होता है, ठीक है, क्योंकि पहले तो कंप्लेंट करेगा फिर उसके बाद इसके हिसाब से होगा ना। नेक्स्ट देखो, स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्टेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड। स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्टेंट आई ट्रैवल, आई सब्जेक्ट है, बीच में आ गया तो उसको पहले लाना पड़ता है, इसका मतलब क्या हो गया, इन्वर्जन। सब्जेक्ट बीच में आया मतलब क्या हो गया, इन्वर्जन आ गया, ठीक है। आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्शियसनेस एनी नियरर, उसके लिए क्या आएगा, इन्वर्जन। आज सेंटेंस, मेन सेंटेंस क्या होगा, आई डू नॉट वॉन्ट एनी नियरर, चैलेंजेस बोलते हैं जिसको, ठीक है।
आई डू नॉट वॉन्ट द एनी नियरर, तो यहाँ पे एनी नियरर वाला पार्ट बीच में, तो उसको यहाँ पर लेके आने का ना फर्स्ट। सब्जेक्ट पहले आ गया, बट बाकी का जो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है ना वो लास्ट में डाल दिया, तो उसको सब्जेक्ट तो चालू किया उसने, वर्ब भी चालू किया, सब कुछ बराबर था, बट यहाँ पे क्या हो गया ठीक है, इधर उधर। इसमें मैंने पूरा का पूरा पोएम्स का रखा है, पूरा पोएम के हर एक सेंटेंस को लिया है। तुमको सारे सेंटेंस आते नहीं है, तुमको कोई भी एक सेंटेंस आएगा। ज्यादातर कहाँ कौन कौन से, जहां पर दो दो तीन तीन सेंटेंस दिख रहे हैं ना, वो वाले सेंटेंस आपके एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछे जाते हैं। द अर्थ दैट इज सफिशियंट, आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, आई नो दे आर सफिश फॉर दोज हु बिलोंग टू देम। क्या आएगा पहला तो एलिट्रेशन ढूंढो। कैसे ढूंढा सर, डब्ल्यू वर्ड बार बार आया है, या सुनो, ठीक है, हाँ आई नो, रेपिटेशन भी डाल सकते हैं, है ना। तो आपके पास बहुत ऑप्शंस है, एलिट्रेशन रेपिटेशन मिल रहा है तो बाकी का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मेटाफर क्यों आ गया, बिकॉज अर्थ को किसके साथ कंपैरिजन किया गया, विद द सिंप्लिसिटी ऑफ एडुकेट। क्लियर है क्या, मतलब पहला पर्पस आपका क्या होना चाहिए पता है ना, रेपिटेशन और एलिट्रेशन। देखो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पीछे की बात है कि ज्यादातर लोग एलिट्रेशन और रिपीटेशन ही लिख के आते हैं, और गलत नहीं है, दो में से दो नहीं मिलता है, लेकिन डेढ़ तो मिलेगा। और ऐसा नहीं टीचर ने बोला हाँ दिख रहा है ना रिपीटेशन। देखो इंग्लिश एकलौता ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसने इंग्लिश का पेपर सेट किया होगा, अगर वो इंग्लिश का खुद का पेपर भी लिखेगा ना तो भी उसको आउट ऑफ मिलने वाला नहीं है, बिकॉज हर एक का लिखने का टेंडेंसी अलग होता है, सेंटेंस फ्रेमिंग अलग होता है, हर एक की सोचने की शक्ति अलग होती है, पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग होता है। मार्क्स उसको किधर मिलेगा, ट्रू फॉल्स वगैरह के एक्टिविटी पे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जहाँ पे पर्सनल रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन आ गए, राइटिंग स्किल आ गए, उसको भी कम मार्क्स मिलेंगे। उसने ही पेपर सेट किया हुआ है, पेपर सेटर ही अगर पेपर का लिखने बैठेगा तो भी उसको कम मार्क्स मिलेंगे, 80 आउट ऑफ 80 तो उसको भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी मैटर करता है। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स। यहाँ पर क्या आ गया सर, पहले वाले में रिपीटेशन आ गया, बिकॉज दे आर रिपीटेड, ये वाला देखो पार्ट, दे आर रिपीट हो रहा है ना, क्या हो गया रिपीटेशन। और स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स, तो यहाँ पर क्या आ गया सर, पहला आ गया मेटाफर, बिकॉज डिलीशियस बर्डन को किसके साथ कंपेयर किया गया है सर, विद द मेमोरीज। किसके साथ, ओल्ड मेमोरीज के साथ। मतलब पुराने जख्म उठा कर लेकर चल रहा हूँ, जख्म मतलब पुरानी मेमोरीज, ठीक है। पैराडाइज क्या आ गया भाई, यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है, पुराने जख्म, मेमोरी, पुरानी मेमोरी किसी की अच्छी होती किसी के, अब वो पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है ना भाई, तुम्हारा पास्ट कैसा था, अच्छा बुरा, नहीं मेरा अच्छा था तेरे लिए अच्छा है, उसका एक्सपीरियंस खराब था तो उसके लिए क्या हो गया खराब। तो यहाँ पे वो जो ओल्ड मेमोरी है ना वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, सबके लिए अलग अलग हो सकती है ना। आई कैरी देम, मैन एंड वुमेन कैरी देम विद मी वेर एवर आई गो। सबसे पहले मैन एंड वुमेन, दो ऑपोजिट वर्ड आ गया तो क्या बोलेंगे, एंटीथेसिस। दूसरा आई कैरी, दो बार आया रिपीटेशन, और उसके बाद मैन का एम, डब्लू का रिपीट, तो क्या बोलेंगे एलिट्रेशन। सबसे बेस्ट क्या है, मैन एंड वुमेन। आई फील्ड विद दी देम एंड आई विल फील देम इन रिटर्न, वही सेम आ गया, रिपीटेशन आ गया, बिकॉज फील वर्ड दो बार आया हुआ है। समझा, ये हर एक सेंटेंस का, तुमको खाली एक पीडीएफ को क्या करना, अच्छे से गो थ्रू करने का, बस मेजॉरिटी से ज्यादा काम तुमको करके दिया हुआ इसमें। नाउ कम टू नेक्स्ट पोएम, दैट इज 2.2 इंडियन वेवर्स। वेवर्स वेइंग एट ब्रेक ऑफ द डे, व्हाई डू यू वेव अ गारमेंट सो गेम। तो सबसे पहले वेवर्स का डब्लू, वेविंग का डब्लू दो बार आया है, एलिट्रेशन बोल सकते हैं, हाँ सर। सर क्वेश्चन मार्क भी आया है, इंटरोगेशन, यस और नो, और
ब्रेक ऑफ अ डे बोला है तो इट इज अ सिंबल. द वर्ड ब्रेक ऑफ अ डे यूज्ड इन अ सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ पर. सर सिंबल नहीं आता मेरे को तो बाकी दो तो ढूंढ. एलिट्रेशन इंट्रोगेशन तो समझ में आ गया. क्वेश्चन पूछा मतलब इंटरोगेशन लिखा सही मिलेगा. द क्वेश्चन इज आस्क्ड. Weavers weighing at a break of a day blew as the wing of a helicon wild. We wave the robes of a newborn child. सबसे पहला ब्रेक ऑफ द डे वहां पर भी पूछा था, यहाँ पर भी बोला था. ब्रेक ऑफ अ डे बोला है मतलब बर्थ. मेटाफर आ गया है ना. वहां पर सिंबल बोला था, यहाँ पर बस यहाँ पर हाँ सिंबल भी चलेगा और मेटाफर भी चलेगा. अब यहाँ पर आ जाओ. एज वर्ड आया. क्या है? क्या हो गया? सिमिली. क्या हो गया? सिमिली. उसके बाद आता है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्यों आ रहा है बताओ? WW पक्का. फिर इमेजिनरी. ये इमेजिनेशन के ऊपर है. किसके ऊपर है सर? इमेजिनेशन. क्लियर. द वर्ड ब्लू एंड द विंग ऑफ अ बर्ड आर यूजुअल इमेजेस. यहाँ पे देखो दिया है ना ब्लू विंग. ब्लू एज द विंग ऑफ द हेलिकॉन. अब सबको पता है जो पक्षी होता है ना, उस पक्षी का जो पंख होता है ना, तो आप इमेजिनरी के तौर पे यूज कर सकते हैं. सिंबल में क्या आ जाएगा बताओ भाई? ब्लू स्टैंड्स फॉर इनोसेंस एंड द वर्ड हेलिकॉन स्टैंड्स फॉर क्रिएशन. कुछ टेक्निकल टर्म्स होंगे उसको अच्छे से गो थ्रू करो. अदरवाइज जो बेसिक से हो रहा है तो वो बेसिक से करने का. ठीक है. तुमको मतलब माइनर भी बता दिया और मेजर वाला भी बता दिया, तो माइनर भी करके जाओ और मेजर भी. वेवर्स वेइंग एट अ फॉल ऑफ द नाइट व्हाई डू यू वेव द गारमेंट सो ब्राइट. क्वेश्चन मार्क आ गया. इंटरोगेशन आ गया. फिर WW आ गया. एलिट्रेशन. ये तो दो कंफर्म हो गया. बट यहाँ पे जो क्या बोला है? फॉल ऑफ द नाइट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंबल. इट्स अ रिप्रेजेंटेशन. इट्स नॉट अ कंपैरिजन. यहाँ पे फॉल ऑफ नाइट को कंपैरिजन नहीं किया. फर्स्ट वाले में देखो ब्रेक ऑफ अ डे था, उसको किसके साथ कंपैरिजन था? बर्थ. बट वही सेंटेंस वापस आ गया दूसरा ना, तो अब वो किसके कन्वर्जन में हो गया? मेटाफर. सेम फॉल ऑफ द नाइट. ये पहले वाले में क्या आ जाएगा सर? यूथ. बट यही फॉल ऑफ द नाइट जब नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मेटाफर. बात समझ में आ रही है? सो उधर अलग था इधर अलग था, तो बेटर करता है पहले में आया कि समझा. सेम है. वेवर वेविंग एट एन फॉल ऑफ नाइट मेटाफर हो गया. क्लियर. उसके बाद लाइक द प्लम्स ऑफ द पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन वी वेव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन. सबसे पहला अलिट्रेशन लगा दो. पी वाला पर्पल का पी, बी का WW इधर भी आ गया ना, तो पहला तो अलिट्रेशन हो गया. दूसरा एक वर्ड लाइक. क्या हो गया? सिमिली. दो से अपना काम हो रहा है. और तीसरा पर पीकॉक एंड पर्पल. पीकॉक एंड पर्पल इमेजिनरी. समझा? हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं. पीकॉक बोला तो तुमको सांड का फोटो आएगा क्या? पीकॉक बोला तो पीकॉक का ही फोटो आएगा ना, तो वही है इमेजिनरी. नेक्स्ट. वेवर्स वेइंग द सोलम एंड स्टील व्हाट डू यू वेव द इन द मूनलाइट चिल. सबसे पहला एलिट्रेशन. WW की वजह से एलिट्रेशन हो गया. उसके बाद इन्वर्जन. इन्वर्जन क्यों लगा? बिकॉज इसको सेंटेंस को फ्रेमिंग करना पड़ेगा, है ना. द प्रॉपर ऑर्डर इज इन द चिल. क्लियर. इन द चिल मून नाइट. आगे पीछे तो पहले तो एलिट्रेशन से अपना काम बन रहा है. और तीसरा सिंबल क्यों है? बिकॉज चिल मूनलाइट किसको रिफ्लेक्ट करता है सर? डेथ. किसको रिफ्लेक्ट करता है? डेथ. क्लियर है. अगर यही सेंटेंस वापस से आ जाए तो आपको क्या बन जाएगा? वो मेटाफर. पहले वाले में क्या बना? वो सिंबल. अब चील मूनलाइट वापस से आ गया था, वो क्या बन जाएगा? मेटाफर. क्लियर है क्या? व्हाइट एज अ फेदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड वी वेव अ डेड मेंस फ्यूनरल श्राउड. सबसे पहला व्हाइट WW ले लो. व्हाइट दो बार है. WW लिया तो एलिट्रेशन, पूरा का पूरा वर्ड लिया तो रिपीटेशन. क्लियर है. उसके बाद एज वर्ड आ गया तो क्या आ गया? सिमिली. और बचा क्या? इमेजिन. व्हाइट फेदर का मतलब होता है व्हाइट क्लाउड्स. यस और नो?
तो इमेजिनरी। क्लियर है ना? पक्का? 2.3 पक्का श्योर? चलो एक बार फिगर ऑफ स्पीच को आज फटाफट आगे कंटिन्यू करते हैं और खत्म करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज सिमिली, मेटाफर, रेपिटेशन, अलिट्रेशन, इंटरोगेशन, एक्सक्लेमेशन, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, इन्वर्जन, सिंबल। ठीक है, एंटीथेसिस, टोटोलॉजी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आज पोएम 2.3 पे आते हैं। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो क्या क्या चीजें दी गई है। नाउ क्वेश्चन दिया है नो स्टीर इन द एयर, नो स्टीर इन द सी। सर नो 2 बार आया है, नो स्टीर 2 बार आया है, रेपिटेशन हो गया है ना, सिंपल सी बात। द वर्ड नो स्टीर रिपीटेड हियर। क्लियर है क्या? वर्ड रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? वर्ड। अगर वर्ड रिपीट होता है तो क्या बोलते हैं? रेपिटेशन। अल्फाबेट रिपीट हो रहा है तो अलिट्रेशन। पूरा का पूरा सेंटेंस रिपीट हो रहा है तो रिफ्रेन। पक्का? द शिप वॉज एज स्टील एज शी कुड बी। एज 2 बार है, ऐसा मत सोचना एज 2 बार आया तो रेपिटेशन डालूंगा, नहीं, यहाँ पर एज आया मतलब वो क्या हो गया? सिमिली, है ना। और यहाँ पर देखोगे तो शिप, स्टील और शी, एस 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 3 बार आया ना, तो अलिट्रेशन, द साउंड ऑफ एस इज रिपीटेड। बात समझ में आ रही है ना। तो एज की वजह से क्या लग गया? सिमिली। और एस, साउंड ऑफ एस, शिप का एस, स्टील का एस, शी का एस, तो एस एस एस, साउंड ऑफ एस इज रिपीटेड। हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव नो मोशन, हर किल वॉज स्टेडी इन द ओशन विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक। अब इसमें क्या क्या चीज है? तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एच वर्ड जो है ना बार बार आ रहा है ना। तो अगर अल्फाबेट के हिसाब से देखोगे तो एलिट्रेशन, पूरे के पूरे वर्ड के हिसाब से देखोगे तो रेपिटेशन आ जाएगा। क्लियर है क्या? फिर इस दो सेंटेंस के अंदर एस एस एस, साउंड ऑफ एस, तो क्या बोलेंगे? एलिट्रेशन। मैंने कल भी बताया एलिट्रेशन, रेपिटेशन ये सब ज्यादातर ढूंढने की कोशिश करते हैं और मिलता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। द वेव्स फ्लोड ओवर द इन कैप रॉक, सो लिटल दे रोज, सो लिटल दे फेल। सबसे पहला सो 2 बार आया है ना, तो रेपिटेशन आ गया। सर सो तो सिमिली में भी आता था, बट देखो कंपैरिजन है क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हाँ लिटल भी 2 बार आया तो वो भी किसके लिए आ गया? रेपिटेशन के लिए आ गया। उसके बाद यहाँ पर 2 ऑपोजिट आइडियाज वगैरह है क्या? देखो हाँ, रोज और फेल, तो यहाँ पर 2 ऑपोजिट आइडियाज आ गए तो क्या लगेगा सर? एंटीथेसिस। 2 वर्ड्स आर यूज्ड हियर फॉर एम्फेसिस। अब यहाँ पे कौन कौन से 2 वर्ड है? एक वर्ड है रोज, दूसरा वाला है फेल। राइस का सेकंड फॉर्म होता है रोज और फॉल का सेकंड फॉर्म होता है फेल। क्लियर है क्या? हाँ है ना। नेक्स्ट, द अबॉट ऑफ अबरब्रोथॉक ऑन द ब्यो इन द स्टॉर्म इट्स फ्लोटेड एंड स्वंग। सबसे पहले इसमें वही अपना बेसिक चल रहा है सर, ये साउंड ऑफ ए, अबॉट का ए, अबरथॉक का ए 2 बार आ गया तो एलिट्रेशन बोल सकते हैं क्या? यस। उसके बाद इन द स्टॉर्म इज फ्लोटेड एंड स्वंग। अब यहाँ पर अपने ने क्या दिया है? एंड ओवर द वेव्स इज वार्निंग रंग, तो एक भी ढूंढा तो भी चलेगा। फिर यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी बोला, द लाइफलेस थिंग्स इज ट्रीटेड हियर एज अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, एंड ओवर द वेव्स इट्स वार्निंग रंग। अब यहाँ पर भी क्या हो गया सर? डब्ल्यू 2 बार आ गया है ना, तो एलिट्रेशन बोल सकते हैं। और यहाँ पर सब्जेक्ट वगैरह है सर, इट्स सब्जेक्ट है, उसको लाइन से लगाया तो क्या मिलेगा? इन्वर्जन। मैंने बोला नॉर्मली, तो कल भी बताया था कि नॉर्मली जितने भी फिगर ऑफ स्पीच वगैरह ढूंढोगे ना तो उसमें एलिट्रेशन, रिपीटेशन है, बट अगर आपको सब्जेक्ट दिख रहा है तो उसको अगर आप लाइन से लगा दोगे ना तो वो आपको इन्वर्जन की फीलिंग भी दे देगा। ये सारे के सारे का इसलिए सिर्फ एक बार गो थ्रू कर रहा है ताकि एटलीस्ट इतना तो याद रहे कि एलिट्रेशन, रेपिटेशन से भी काम बनता है,
कुछ और थोड़ा एडवांस किया तो एंटीथेसिस वगैरह भी आ जाएगा। When the rock was hid by the surges, अब यहां पर देखो कौन सा वर्ड बार बार आ रहा है, when the rock was hid by the surges, इसको शायद नेक्स्ट स्लाइड में भी है। And they knew the permissive rock and blessed the abode of, ये भी वही ए वाला फंडा है, alliteration. The sun in the heaven was shining, all the things were joyful on that day. Joyful, joy, मजा कौन मारता है? इंसान। उसको हम लोगों ने क्या दिया? ह्यूमन क्वालिटी दिया, तो ये क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन। क्लियर है? उसके बाद the sea birds screamed as they wheeled round and there was joyness in their sound. Same वापस, the sound of s is repeated. क्या बोलेंगे इसको? बार बार वो चीजें क्या होगी? रिपीट होगी, और कुछ नहीं है। सेम यहाँ पर भी राल्फ रोवल का देखोगे, वहां पे भी एलिट्रेशन वगैरह दिख रहा है। He felt the cheering power of the spring. Cheering, चीयर कौन करता है? इंसान करता है। किसके लिए करता है? अपने लोगों के लिए करता है ना। तो चीयरिंग की ह्यूमन क्वालिटी किसको दे दिया? ऑब्जेक्ट को दे दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो क्या दिख रहा है? He steers his course for the Scotland shore. S alliteration, ठीक है। एच भी बोलेगा तो भी alliteration ही हो जाएगा कि साउंड ऑफ एच इज रिपीटेड। द वाइंड हाथ ब्लोन अ गेल ऑल डे, एट इवनिंग इट हाथ डाइड अवे। अब डाइड बोला, डाइड, मरता कौन है? इंसान। तो ह्यूमन क्वालिटी कौन सी है? इंसानों की है। तो ये क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन। समझा? यानी ओवरऑल क्या देख रहे हो अभी तक? जितना भी अपन ने देखा उसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ रहा है? एलिट्रेशन, रेपिटेशन, पर्सोनिफिकेशन, टोटोलॉजी, यही सब। अब यहाँ पे थोड़ा सा नया नया लेते हैं, जो कुछ भी नहीं आया वैसा, जैसे ओनोमोटोपोइया वाला पार्ट। अभी तो ये पहला एग्जाम्पल है जो ओनोमोटोपोइया में आया। द बबल्स एंड रोज एंड बर्स्ट अराउंड, सॉरी, डाउन संग द बेल विद द गर्गलिंग साउंड। तो गर्गलिंग क्या है? तेरा साउंड इफेक्ट है। किसका? सर, बेल का साउंड इफेक्ट क्या है? गर्गलिंग साउंड। तो ये वाला पार्ट क्या होगा तेरे लिए? ओनोमोटोपोइया, द साउंड ऑफ बेल। क्या है तेरा? साउंड ऑफ बेल। ठीक है, जो नए वर्ड्स है ना, अभी वही जो नया है वही अपन लेता है। एलिट्रेशन, हाँ, एक ये बीच बीच में आ रहा है ना। इसके अंदर क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी थर्ड पर्सन रहता है ना, थर्ड पर्सन, उस थर्ड पर्सन को हम किसी ना किसी तरीके के नाउन के साथ क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। जब देखो, द वर्ड हाथ मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट ऑफ हैव, मतलब यहाँ पर अपन बात करते हैं द वाइंड हाथ ब्लोन अ गेल ऑल डे, इवनिंग इट हैथ डाइड अवे। अब यहाँ पर हम किसी को तो संबोधित कर रहे हैं, किसी को तो क्या कर रहे हैं हम लोग? बोलते हैं ना, डेडिकेट कर रहे हैं, किसी को इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो थर्ड पर्सन कौन है वो अपने को पता नहीं है। हम बोलते हैं 12वीं वाले बच्चों का अभी तक ओरल एग्जाम नहीं हुआ है, तो 12वीं वाले बच्चों में सब आ गए, तो वो थर्ड पर्सन कौन है अपने को पता नहीं है। बट व्हेन वी कन्वे टू द 12th स्टैंडर्ड बैच, तो वो कन्वेंशन को क्या बोलेंगे अपन? आर्किज्म। क्लियर है? कन्वेंशन क्लियर। अब आ जाओ पैराडॉक्स, ये भी अपन ने पहली बार देख रहे हैं। पैराडॉक्स में क्या आ जाएगा? ऑपोजिट आइडियाज, बट अपोजिट आइडियाज विद द कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब एक का पक्ष दूसरे का विपक्ष। फॉर देयर इज द डाउन ऑफ द रेजिंग मून। अब यहाँ पे डाउन ऑफ द राइजिंग मून बोला है। अब यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड है भाई, जैसे चंद्रमा उगता भी है तो नीचे भी जाता है, सूरज भी उगता है, सूरज भी डाउन होता है। तो एक दिन के बाद रात आएगी, रात के बाद दिन भी आएगा, तो किसी के लिए वो अच्छी बात है, किसी के लिए बुरी बात है। तो रेजिंग मून बोल रहा है, डाउन डाउन भी बोल रहा है, नीचे भी जा रहा है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसको कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज बोलेंगे, एब्स्ट्रक्टेड आइडियाज बोलेंगे। क्लियर है? फिर इंटरोगेशन वाला पार्ट है, वही क्वेश्चन दिख गया तो क्या करने का, वो तो घसा घिसा पिटाया वाला है। ठीक है, उसके आ जाओ मेटाफर। द डेविल बिलो वॉज रिंगिंग हिज नेल। अब द डेविल बिलो वॉज रिंगिंग हिज नेल मतलब उसका खुद का क्या कर रहा है, वो कंपैरिजन कर रहा है। अब रिंगिंग हिज नेल का मतलब क्या है सर? डेथ के साथ कंपैरिजन है। किसके साथ?
डेथ के साथ। डेविल का कंपैरिजन किसके साथ है सर? डेथ के साथ है। बट इसमें ना ही एज आया, ना ही लाइक आया, ना ही सो आया, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? मेटाफर। क्लियर है? ये दिख रहा है एपोस्ट्रॉफी, उसके लिए एक और फिगर ऑफ स्पीच आ गया एपोस्ट्रॉफी। मतलब ऐसे समझो क्वेश्चन मार्क आया तो इंटरोगेशन, एक्सक्लेमेटरी मार्क आया तो एपोस्ट्रॉफी, आया तो एपोस्ट्रॉफ, ऐसा शॉर्टकट हो जाता है। बट यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है इट शुड बी रिलेटेड विद द फीलिंग। अब फीलिंग में कुछ भी हो सकता है, सॉरो, सैडनेस, हैप्पीनेस, ठीक है। फिर कोई भी आपकी फीलिंग होगी, एंगर हो सकता है, तो फीलिंग रिफ्लेक्ट कर रहा होगा तो क्या लगेगा? एपोस्ट्रॉफी लगेगा। क्या लगेगा? चलो फिर आ जाओ नेक्स्ट 2.4, हैव यू अर्न योर टुमारो। मोटिवेशनल पोएम है। अब इसमें नया क्या बताओ? ऊपर से लेके नीचे तक देखो, इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन, एलिट्रेशन, इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन, एलिट्रेशन, इन्वर्जन। इन्वर्जन पता है ना, लाइन से लगाने का। देखने का यहाँ पे सेंटेंस क्या है? वेर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश्ड। यू आपका सब्जेक्ट है ना, तो यू को आपको पहले लिखना है। तो यू वेर सेल्फिश प्योर, क्या यू वेर प्योर सेल्फिश एंड सिंपल एज रश अलॉन्ग द वे। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो जब आप सब्जेक्ट को पहले लिखो तो क्या हो जाएगा? यू वेर प्योर सेल्फिश एंड सिंपल एज द वे रश अलॉन्ग। यहाँ पे दो यू को हटा दिया, यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इन्वर्जन। सब्जेक्ट बीच में आया, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आया, चलेगा नहीं। उसके बाद सिनिकडो, ठीक है। अब यहाँ पर दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मैनी दैट यू प्रेज। सिंगल ब्रदर, आपने कोई भाइयों की, किसी भाई की मदद की होगी, और वो कोई भाई बोला है ना, सिंगल भाई, वो भाई कोई भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये भाई किससे रिलेटेड है सर? ह्यूमन बीइंग से। किससे रिलेटेड है? मतलब इंसान को इंसान से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। रास्ते में चलते हुए अगर किसी को ठोकर लग जाए तो उसकी मदद ज़रूर करना। रास्ते में चलते हुए किसी को ठोकर लग जाए, वो पर्सन कोई भी हो सकता है ना, तो वो पर्सन कोई भी हो सकता है, तो उसको कहाँ पे डालेंगे? सिनोप्टिक में। अदरवाइज नहीं समझा, क्वेश्चन मार्क दिखा तो इंटरोगेशन। मेन कैसा है कि ज़्यादातर आपको ये मालूम है, इस वजह से ज़्यादा नहीं। पर्सोनिफिकेशन, इंट्रोगेशन, एंटीथेसिस, इन्वर्जन। देखो कुछ नया है क्या? पर्सोनिफिकेशन पता है ना? एज यू क्लोज योर आईज इन स्लम्बर डू यू थिंक गॉड वुड से। गॉड कहेगा यू विल हैव वन मोर टुमारो बाय द योर वर्क यू डिड टू। ठीक है। अब भगवान आपसे कहेगा, किसी ने भगवान को कहते हुए देखा है क्या आज तक? तो गॉड को हमने ह्यूमन क्वालिटी दी है, क्या करने की? बोलने की। किसी ने अभी तक भगवान को बात करते हुए देखा नहीं है, तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। क्लियर? फिर यू हैव अर्न वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे। टुमारो और टुडे ये दो क्या है? अपना ऑपोजिट, आज और कल। ऑपोजिट वर्ड है तो क्या बोलेंगे? एंटीथेसिस। फादर रिटर्निंग होम, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं? जो नए क्वेश्चन है या ऐसा सेंटेंस जो नया है, अदरवाइज वही रेपिटेशन, एलिट्रेशन वाला, तो आप एक बार नजर फिराओगे तो आपका काम ऐसे ही हो जाने वाला है। चलो इसमें कुछ नया है क्या? पैराडॉक्स वाला पार्ट। अब पैराडॉक्स, अच्छा इसके अलावा अगर मैं पैराडॉक्स नहीं मालूम है मेरे को, तो भी मेरा काम हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, एलिट्रेशन। मैंने हमेशा मैंने पहले कहा 12वीं का कोई भी बंदा रहे तो आर्ट्स कॉमर्स साइंस का बंदा इंग्लिश आज पढ़ने के लिए बैठा तो सब सारी चीज़ ढूंढता है। एज लाइक सो, सिमिली नहीं आया तो मेटाफर। तो मेटाफर्स पहचान में नहीं आया तो भी चलेगा। क्वेश्चन मार्क दिखा तो इंट्रोगेशन, एक्सक्लेमेशन के लिए एक्सक्लेमेशन, उसके बाद रेपिटेशन, एलिट्रेशन। पांचों पांडव लेके घूमता है वो, यही 5 पांडव लेके घूमता है वो। एज लाइक सो दिख गया तो सिमिली बोल देगा वो सीधा। क्वेश्चन मार्क दिखा तो इंट्रोगेशन, एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखा तो एक्सक्लेमेशन, उसके बाद एलिट्रेशन और रेपिटेशन। ये पांचों के इसमें सोचता कि ये 5 में मेरा काम हो जाए तो सही है, और वो सही भी है और गलत भी है। मेजॉरिटी केसेस में क्या निकलेगा? वो सही, यानी 2 में से कम उसको 1 या 1.5 तो मिलने वाला है। ठीक है। सारे क्वेश्चंस तुमको दिए हुए हैं,
सॉल्यूशन के साथ हो तो इजीली आप लोग क्या कर सकते हो, उसको कनेक्ट पर कुछ नया आएगा तो पता चलेगा। देखो अभी एक नया आ गया, कोड मिक्सिंग। अब कोड मिक्सिंग का मतलब होता है जहां पर इंग्लिश और हिंदी बोला तो इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंबाइंड किया जाता है उसको बोलते हैं कोड मिक्सिंग। समझा? कोड मिक्सिंग का मतलब क्या है, जहां पे हिंदी और इंग्लिश। अब यहां पर देखो, आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक। समझा? तो चपाती क्या यहाँ पर हिंदी वर्ड है, इस वजह से क्या हो गया वो सेंट। अपन को हिंदी, अपन इंग्लिश बात करते तो पता है ना। अरे ब्रो तेरे को क्या बताऊं, लास्ट नाइट इट वॉज हॉरिबल, वो मेरे को बहुत मारी बिकॉज। हाँ, तो हिंदी इंग्लिश अपन क्या करते हैं, तो कोड मिक्सिंग। उसके अलावा देखो सिंबॉलिज्म, लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑफ द रेडियो। अब यहां पर क्या कर रहा है सर, सिंबॉलिज्म के अंदर द सेंटेंस इज यूज्ड इन अ सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ एस्केप फ्रॉम द मेन वर्ड। यहां पर क्या बोलता है कि रेडियो की आवाज सुनना बहुत ज्यादा सही है, बिकॉज ये कहता है कि वहां से निकलो, दुनिया के उस वर्चुअल दुनिया से निकलो। आप उस वर्चुअल जो दुनिया में आप रह रहे हो, जिस एरिया में आप रह रहे हो, जिस वर्ल्ड में आप रह रहे हो, उधर से स्केप हो जाओ, निकल जाओ, भाग जाओ। ठीक है, तो सिंबॉलिज्म। सर नहीं समझ में आया तो क्या करने का, ढूंढो, कुछ नहीं मिला तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कुछ तो कर सकते हैं अपन। फिर स्टैटिक ऑन द रेडियो, हाँ, लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑफ द रेडियो, रेडियो का साउंड है, खरखर आवाज आता ना रेडियो का, उसको, तो वो क्या हो गया तुम्हारा ओनोमोटो हो गया। क्लियर है? साउंड इफेक्ट। मनी, अभी देखो कुछ नया है क्या, when I had money, oh money, apostrophe, because it is exclamation भी आ गया, तो exclamation भी बोल सकते हैं। उसके बाद for many false man as a friend came knocking all day at my door. For many false man, बहुत झूठे लोग, बहुत से झूठे लोग। भाई साहब बहुत से झूठे, कितने झूठे लोग, बहुत से, तो क्या बोल रहा है सर, हाइपरबोल, दिस इज एन ओवर स्टेटमेंट। क्लियर? पक्का? उसके अलावा कुछ नया, कुछ नया। एंटीथेसिस बोला तो क्या था, सेंटेंस देखने का दो, पुअर एंड रिच। रेपिटेशन बोला तो देखने का कुछ, वंस एंड वंस, दो बार आया तो रेपिटेशन। समझा? ढूंढना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कुछ नया, मेटोनिमी। पहला चीज एपोस्ट्रोफी से अपना काम बनता है क्या, हाँ सर। अब नॉट स्पीक टू दिस फॉल्स वर्ड, नो, दुनिया से मैं बता, नॉट स्पीक टू दिस फॉल्स वर्ड, मैं इस झूठी दुनिया से बात नहीं करना चाहता। अब ये झूठी दुनिया किससे रिलेट कर रहा है सर, तुम दुनिया से बात कर सकते हो क्या, नहीं, तो ये वर्ल्ड किससे रिलेट करता है, पीपल से, मेटोनिमी। ठीक है, हाँ, पर्सोनिफिकेशन कैसे आएगा बेटा, अच्छा स्पीकिंग बोल रहा है, बट ये इंसान ही तो बोल रहा है ना, मैं इस इंसान क्या बोल रहा है, मैं झूठी दुनिया से बात करना। दुनिया बनती किससे, लोगों से, तो मतलब पीपल एंड वर्ल्ड आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ ईच अदर। चलो नहीं समझा तो अपना काम तो बन रहा है शॉर्टकट से, हाँ है ना, काम कैसे भी बन रहा है, दोनों में से एक। मैंने क्या बोला, आपको फिगर ऑफ स्पीच में 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। हाँ, मतलब मेटानोमी का मतलब होता है जब एग्रीगेट थिंग का किसी एक एसोसिएटेड से कनेक्शन बनता है। दुनिया का, जैसे तुम्हारे कॉलेज का कनेक्शन तुमसे है, कॉलेज इज अ बिगर थिंग एंड यू आर द स्मॉलर पार्ट, तो आपका कनेक्शन है ना, तो मेटोनिमी बन जाएगा वो। क्लियर? फिर नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, शी वॉक्स इन द ब्यूटी।
कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया। देखो ऐसा शॉर्टकट वाला बनाते हैं ना कभी कभी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना आई डैश डी, तो इसका मतलब क्या होता है, आई हैड। तो अगर शॉर्टकट लिखा हुआ है ना तो आप उसको सिनकॉप भी बोल सकते हो, सिनकॉप। क्लियर है ना? चलो, कुछ नया नहीं है। सिमिली, अलिटरेशन, एंटी रिपीटेशन, तो आप लोग क्या करो, एक बार रीड भी कर लिया ना तो मेजॉरिटी चीजें आपको आ जाने वाली है। देखो टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है, कुछ नई चीजें आएगी तो करके भी मतलब है। ढूंढने का एक सेंटेंस में एक से ज्यादा मिला तो भी बहुत अच्छी बात है। ये ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया हुआ है। देखो नेक्स्ट, स्मॉल टाउन। देखो हाँ, इसमें नया आ गया क्लाइमैक्स। इट इज ऑलवेज द सेम इन समर, विंटर और डस्ट फ्लाइंग। तो यहाँ पे क्या है, पहला समर वेकेशन। समर मतलब गर्मी, गर्मी के बाद क्या आता है विंटर, विंटर के बाद क्या आता है डस्ट फ्लाइंग। डस्ट फ्लाइंग मतलब धूल मिट्टी होता है ना, विंटर का सीजन आता है तो कोहरा आता है, कोहरा, वाइट वाइट डस्ट फ्लाइंग। ठीक है, तो वर्ड्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, क्या बोलेंगे उसको, क्लाइमैक्स। इसके अलावा कुछ नया, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमोटोपोइया, एंटीथेसिस, एलिट्रेशन, इन्वर्जन, पर्सोनिफिकेशन, रेपिटेशन, एंटीथेसिस, सब वही है। अभी यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, रेपिटेशन, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, सब वही है। क्लियर है क्या? फिर देखो एलिट्रेशन, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ट्रांसफर, एपिथेट। अच्छा, इसको समझने के लिए सेंटेंस जरा देखो। क्या बोला है, and mist of the mountain top the shrink of the happy pictures marks the day of the childhood happy। यहाँ पर क्या हो रहा है, हैप्पीनेस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले द मिस्ट ऑफ द माउंटेन्स टॉप, पहाड़ी के टॉप पर, द श्रीन ऑफ द हैप्पीस्ट पिक्चर मार्क्स द डेज ऑफ द चाइल्डहुड। अब ये हैप्पीनेस समय समय पर क्या होगा सर, चेंज होगा। ट्रांसफर, हैप्पी इज ट्रांसफर फ्रॉम टाइम टू द पिक्चर, टाइम टू द पिक्चर मतलब वो मौका है ना, जैसे तुम लोग कभी घूमने उमने जाते होंगे, जाते हो कि नहीं, वहां पे जाके सबसे पहले क्या करते हो, फोटो खींचते हैं। उस मोमेंट को आप क्या करते हो, फोटोज में कैप्चर करते हो। क्लियर है? अब जब 1 साल 2 साल 3 साल क्या, जब वो फोटोज आपको रिकमेंडेशन देता है, 1 साल पहले आप यहाँ कर रहे थे, ये काम कर रहे थे, तो आपकी मेमोरी ताज़ा हो जाती है, तो वो मोमेंट आपके लिए क्या था, चेरिश वाला हो जाता है। तो जब ऐसे कोई मोमेंट को वापस से आप जीने की कोशिश करते हो तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड हैप्पी। बट यहाँ पर वो मेमोरी क्या हो गई, वो हैप्पीनेस क्या हो गई, फोटोज में कैप्चर हो गई, है ना ऐसा। इसके अलावा वी ऑल वॉन्ट टू वॉक विद द गॉड्स, सब भगवान के साथ चलना चाहता, चढ़ के देखा, भगवान तेरे को याद दिला देगा। भगवान को ज़्यादा याद करने का नहीं, भगवान याद किया तो भारी पड़ेगा। ठीक है, पक्का? माय डियर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा पीडीएफ आपको दे दूंगा, याद रखो, किसी भी फिगर ऑफ स्पीच में डरने का जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक बार क्या करना है, गो थ्रू करने का, और सिर्फ 5 पांडव याद रखने का। 5, ये 5 से काम बनता है तो बहुत अच्छा, वरना स्टार्टिंग में जो मैंने आपको करवाया था वो याद रखने का। सिमिली में एज, लाइक, सो। रेपिटेशन में वर्ड रिपीट होता है, अल्फाबेट रिपीट हुआ तो एलिट्रेशन। क्वेश्चन मार्क आया तो इंटरोगेशन, बाकी सब जो एक्सक्लेमेशन आया तो एक्सक्लेमेटरी। फिर क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स हो तो आपको जितना प्रैक्टिस करोगे फिगर ऑफ स्पीच में उतना मार्क्स कंफर्म होने वाला है। ठीक है? सेंटेंस क्वेश्चन में दिया रहेगा, अब आपको लिखना कैसे पहले वो बता रहा हूँ। सबसे पहले लिखना है यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच, इधर आ जाएगा। अब उसका क्या लिखना है, रीजन लिखना है। अब उसके नीचे रीजन वर्ड लिखना नहीं है, सीधा
तो अब ये जैसे सिमिली है, देयर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन यूजिंग एज आया होगा तो एज लिखो, लाइक आया तो लाइक, और सो इस पर आपको 1 मार्क मिलेगा, 1 मार्क आपको इस पर मिलेगा। समझा? द वर्ड एस इज रिपीटेड फॉर साउंड इफेक्ट, या द साउंड ऑफ एस रिपीटेड, साउंड ऑफ एच रिपीटेड, साउंड ऑफ पी रिपीटेड, जो भी रहेगा उसका लिखना पड़ेगा। सेंटेंस लिखने का, सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको फिगर ऑफ स्पीच और डायरेक्टली ये करना पड़ेगा। ठीक है।